देखो भाई, ये है यूनिट 2 का नाम है रियल सीक्वेंस। रियल सीक्वेंस क्या होता है? रियल नंबर का सीक्वेंस होता है जहाँ पे नेचुरल नंबर से रियल नंबर में हमारा फंक्शन होता है। हर नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग में। हम सीक्वेंस को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, जहाँ पे ऐसे भी, जहाँ पे एन है नंबर, एन है हमारी टर्म है, nth टर्म है, मतलब बेसिकली कि पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, यहाँ पे n की वैल्यूज ऐसे जाती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल जैसे कि हमारा ए एन इज इक्वल टू 1/n है। ए एन यानी कि हमारा सीक्वेंस है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। ए एन सीक्वेंस है 1/n, जहाँ पे n की वैल्यू जा रही है, इसका कुछ लिमिट नहीं है, इन्फिनिट तक ही जाएगी। यानी 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके ये आ जाती रहेगी। इस वाले में ऐसे ही n की वैल्यू पहले 1 2 3 4 करके आगे सीक्वेंस बढ़ता रहेगा। अब पहली डेफिनेशन जो है 2.1.4 है, वो क्या कहती है कि हम एक्स एन को कोई भी सीक्वेंस मान लेते हैं और एल एक रियल नंबर है। तो अगर एक्स एन कोई सीक्वेंस है और एल एक रियल नंबर है, तो क्या होगा? जब हम इस सीक्वेंस पे लिमिट लगाएंगे कि एन जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू तक जा रहा है, तो वो वैल्यू एल के बराबर आ जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब एक एप्सिलॉन जीरो से बड़ा ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एप्सिलॉन की, और एन नॉट और एन एग्जिस्ट करते हैं जो कि दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, और उन दोनों के बीच में रिलेशन होगा ये। तो उन दोनों के बीच में ये रिलेशन होगा जहाँ पे एन की वैल्यू एन नॉट से बड़ी है। तो एक्स एन माइनस एल, यानी कि जब इस एक्स एन और एल इन दोनों का जो डिफरेंस है, वो इन दोनों का जो मतलब लेंथ में, इन दोनों का जो डिस्टेंस है, वो एप्सिलॉन से कम होगा, तो ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे कि क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है इस मतलब बेसिकली यूज कैसे करना है। पहली बात, एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो से बड़ी होनी चाहिए। फिर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है। ये सेटिस्फाई कैसे होगी? जब हमारे दो एन एग्जिस्ट करेंगे, दोनों नेचुरल होने चाहिए और उनके बीच में ये रिलेशन होने चाहिए, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा था। बस ये अब क्वेश्चन में यूज कैसे करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसने बोला है लिमिट, ये लिमिट दी है हमें, ठीक है। इसको नीचे सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन दिया है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी और 2n प्लस 3n माइनस 7 इज इक्वल टू 2/3। और उसने बोला है कि भाई मुझे ये बताओ कितनी टर्म्स के बाद गारंटीड है कि इसका ये मतलब जो भी वैल्यू है, ये हमारा सीक्वेंस है, इज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.01 ऑफ 2/3। ये वैल्यू क्या है? ये हमारा ए एन होता है, ये एल होता है। यहाँ पे इसने बोला है ना, एक्स एन एक सीक्वेंस है और ये एल है, यानी एक्स एन हमारा ये रहा सीक्वेंस और ये एल रियल नंबर है। यहाँ पे इसको ए एन ले लो चाहे एक्स एन ले लो, कुछ भी ले लो, बात वही पड़ती है, ठीक है। तो उसने बोला है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस, यानी कि एक्स एन माइनस एल, या फिर ए एन भी लिख सकते हैं, ए एन माइनस एल, इनका जो डिफरेंस है वो इसके दायरे में होना चाहिए, यानी कि वो 0.01 के बराबर या फिर उससे कम होना चाहिए। और यहाँ पे हम मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमने भाई वो वैल्यू निकालनी है एन की जहां पे ऐसा एक, जहां पे डिस्टेंस जो है वो 0.01 के से कम होगा, विद इन मतलब उसके दायरे के अंदर होगा। तो हम बोल देंगे एप्सिलॉन की वैल्यू हमें दी हुई है इज इक्वल टू 0.01। हमें पता है कि ए एन की वैल्यू क्या है, 2n प्लस 3/3n-7, और हमें पता है एल की वैल्यू इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। हमें ये तीन चीजें पता है और हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू निकालनी है। तो हम बोलेंगे पहली चीज तो हमें ये प्रूव करना है ना, मतलब हमें ये गिवन है कि इसका, यानी कि ए एन माइनस एल का जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन एल है। तो इसको अगर हम पूरी वैल्यूज लिख देंगे, ये ए एन की वैल्यू हो जाएगी, ए एन की वैल्यू माइनस एल की वैल्यू 2/3 इज लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 0.01। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 6n प्लस 9 माइनस 6n प्लस 14, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9n
-21। तो ये हो जाएगा ऊपर 6n से 6n कैंसिल, मॉड यहाँ पे रहेगा ही, ऊपर आ जाएगा 23, नीचे आएगा 9n -21, 14 + 9 23, इस पे मॉड लगा रहेगा। अब ऊपर 23 पॉजिटिव है, इसका मॉड पे भी इतना ही रहेगा, तो ये 23 ही रहेगा, लेकिन नीचे आ जाएगा 9n -21 पे मॉड। हमें पता है कि ये डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकती है, 0 के बराबर भी नहीं हो सकती, यानी कि 9n -21 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी। तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे, 9n इज ग्रेटर देन 21। अब यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 9 इज ग्रेटर देन 21, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 9 2 जा 18 ग्रेटर देन 21, ये भी नहीं हो रहा। n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 9 3 जा 27 ग्रेटर देन 21, हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब n की वैल्यू 4 करेंगे तब भी 36 ग्रेटर देन 21 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि n की वैल्यू अगर हम 3 के बराबर या 3 से बड़ी रखेंगे तो ये सेटिस्फाई होगा, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, निकालना हमें यहाँ पे n नॉट निकालना है, और वो n नॉट जो है उसका और इसका रिलेशन क्या होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तो हम बोलते हैं कि ये चीज ट्रू है। यानी कि यहाँ पे डेफिनेशन थी ना कि एक n एग्जिस्ट करेगा, एक n नॉट करेगा, और n जो है वो n नॉट से बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू जो निकालनी है वो हम n नॉट निकालेंगे। n नॉट कैसे निकालेंगे, इस वाली कंडीशन से। हमारे पास ये कंडीशन है ना, इसको सॉल्व करके कितना आ गया था हमारे पास, 23/9s - 21। तो 23/9n - 21 इज लेस देन 0.01, हमारे पास ये आ गया था ना। तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से जो भी n की वैल्यू आएगी वो n नॉट होगा। यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको पहले तो 0 हटा देते हैं, नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं, डिनोमिनेटर को ऊपर भेज देते हैं, तो दोनों तरफ करते हैं यही सेम चीज। तो उससे क्या होगा, ये इनइक्वालिटी जो पहले ऐसे थी ना, अब ये ऐसे बन जाएगी, और जो ये चीज ऊपर थी ये नीचे आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। मतलब बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 को यहाँ ले गए, इसको वहां ले गए, इसको नीचे ले आए, लेकिन इससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जो पहले लेस देन था, मतलब बेसिकली ये है ना, जैसे 1/2 है इज लेस देन 2, लेकिन अब अगर मैं इस 1/2 लेस देन 4 है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2 को ऊपर ले जाऊं, 1 को नीचे ले आऊं, 2/1 इज लेस देन 1/4, ये तो गलत हो गया ना, मतलब मैं यहाँ भी ऊपर नीचे ले गई, लेकिन अब ये इनइक्वालिटी तो गलत है ना। 2 की वैल्यू 1/4 से कम थोड़ी हुई, 1/4 तो 0.25 होता है, तो ये इनइक्वालिटी बदल जाती है, ऐसे यहाँ पे बदल गई है ये इनइक्वालिटी, जब हमने दोनों साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज ऊपर नीचे चेंज किया है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो हम हर कोशिश करेंगे जिससे n अकेला बचे यहाँ पे। तो 23 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2300। फिर दोनों साइड अगर हम 21 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2321। अब जब n की वैल्यू करेंगे यहाँ पे, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके पॉइंट में आंसर आएगा 257.8 समथिंग। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब n की वैल्यू अगर इससे बड़ी बोली है उसने, तो यानी कि हम n नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं, बेसिकली हम n नॉट ही निकाल रहे हैं, तो n नॉट हम बोल सकते हैं कि n नॉट इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी n नॉट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसको 258 ले लेते हैं, चाहे हम इसको 259 भी ले सकते हैं, हम इसको 260 भी ले सकते हैं, हम इसको 280 भी ले सकते हैं, यानी कि वो हर वैल्यू जो इससे बड़ी है वो n नॉट की वैल्यू हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसको 258 ले रहे हैं, चाहे तो 260 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। अब हमें क्या चेक करना है, क्या n इज ग्रेटर देन n नॉट है या नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आई थी ऊपर, n की वैल्यू आई थी n इज ग्रेटर देन 3, और n नॉट की कितनी वैल्यू आई है, n नॉट की वैल्यू आई है 260 जो हमने निकाल ली है। ठीक है, तो n नॉट की वैल्यू 3 से बड़ी है ना, कोई रेंज इसमें दी नहीं है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज जो है वो n की हो सकती है, और n नॉट तो सिर्फ 260 है, तो ये तो इससे बड़ा है ही ना, क्योंकि n की वैल्यू तो n की वैल्यू, अरे यार n की वैल्यू तो 270 भी हो सकती है, n की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है ना इस वाले n की, और n नॉट भी यहाँ पे सेम, n नॉट इससे बड़ा होना चाहिए, बस तो हमने 260 लिया है, पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है,
आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स आर वी गारंटेड, तो हमें एक्यूरेट डिस्टेंस बताना है कि भाई कौन सी टर्म के बाद जो डिस्टेंस है, जो उनका बीच में डिस्टेंस है ए एन और एल के बीच का जो डिस्टेंस है, कौन सी टर्म के बाद वो 0.01 से कम, मतलब 0.01 के उसमें आएगा, रेंज में आएगा। तो हम, ऐसा नहीं है कि इससे जितनी बड़ी वैल्यू है सारी लिख देंगे, हम इसके जस्ट बड़ी यानी कि 258 वाली टर्म, क्योंकि 257.8 तो 8.8 तो कोई टर्म है ही नहीं ना, ये नेचुरल नंबर थोड़ी है पॉइंट वाला, नेचुरल नंबर है, एन की और एन नॉट की वैल्यू नेचुरल होती है। तो नेचुरल, इससे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 258 है, जस्ट बड़ा वाला नंबर। इसीलिए यहाँ पे हम एन नॉट की वैल्यू 258 ही लेंगे, 260 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एन नॉट की वैल्यू आ गई 258 और एन नॉट की ये वैल्यू आई है, और एन की तो कितनी भी वैल्यूज हो सकती है, तो एन तो इससे बड़ा है यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने निकाल लिया है कि भाई एन नॉट की वैल्यू आई है 258, और हमसे वही तो पूछा था कितनी टर्म्स के बाद ये गारंटीड है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि आफ्टर 258 टर्म्स इट इज गारंटीड दैट दिस इज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.01 ऑफ 2.3 2/3। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद इसमें स्टेप याद करने हैं और कुछ नहीं है, मतलब बेसिकली दिमाग लगाना है, यहाँ पहले ऐसे सॉल्व करना है फिर ऐसे हो जाएगा। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कितनी टर्म्स के बाद ये गारंटीड है कि nth term of this sequence is an accurate approx of the limit within 3 decimal places। अब इसने बोला है कि पहले वाले में उसने बोला था कि हमारा जो an और l का जो डिस्टेंस है आपस में वो 0.01 से कम होना चाहिए, यानी कि इसके विद इन है, मतलब कि इतने इतना डिस्टेंस हो सकता है बस। अब उसने बोला है कि एक्यूरेट अप्रोक्स, उसने बोला है डिस्टेंस जो है, उसने क्या बोला है, हाँ, एक्यूरेट अप्रोक्स ऑफ लिमिट टू विद इन 3 डेसिमल प्लेसेस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस है 0.00, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस होगा ना, 0.001। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 0.01 उसको मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन उसने बोला है कि अप्रोक्स तो इतना होना चाहिए, लेकिन एक्यूरेट अप्रोक्स बोला है, यानी कि बिल्कुल इतना ही होना चाहिए, तो कोई एरर ना हो या कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और वो आंसर कितना आएगा, 0.0005। ठीक है, तो इसमें हम एप्सिलॉन की वैल्यू ये लेंगे। अब ये जो रीजन है ये बस मैंने खुद ने कहीं से पढ़ा है, जो ढूंढा है, जो मेरे को कुछ पल्ले पड़ा, वैसे मेरे को समझ आया नहीं है, पर बस ये ऐसा ही है। और मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि इसकी वैल्यू ये क्यों लेंगे, और ये डाउट है, और ये मैंने सर से बहुत बार पूछ लिया, लेकिन सर ने बस यही बोलते हैं अगली क्लास में बताऊंगा बताऊंगा। तो अभी तुम भी बस ऐसे ही समझ लो कि मतलब बेसिकली ये आया, जैसे 3 डेसिमल प्लेस बोला है तो हमने ये ले लिया, अगर 4 डेसिमल प्लेस बोलता तो 0.0001 ले लेते, इसका हाफ कर देते, कितना हो जाता, 0.00005 आ जाता है इसका हाफ करने पे। तो बस ऐसा ही कुछ समझ लो कि जितना डेसिमल प्लेस बोला है उतने का ये लेना है, फिर उसका हाफ कर देना, जो मेरे को समझ में आया है अभी तक, मतलब कुछ जो थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है, बाकी जब मैं कंफर्म कर लूंगी सर से तो तुम बता दोगे। अभी पर तुम ये समझ लो, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें क्या चेंज हुआ है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो 0.0005 हो चुकी है, ये है, ठीक है। बाकी जो हमने इस वाले क्वेश्चन में ऊपर प्रोसेस किया ना ये वाला, कि पहले यहाँ से एन की वैल्यू निकाली, फिर एन नॉट की वैल्यू निकाली इसमें पुट करके, बस ऐसा ही सेम करना है यहाँ पे भी, पहले ही हमने एन की वैल्यू तो सेम ही निकलेगी, उसके बाद बस यहाँ पे ये कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे ये आ गया 0.005, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको ऊपर ले गए नीचे लेके, तो 9n-21/23, यहाँ के बाद ये ऐसे होगा, और इनइक्वालिटी पहले लेस देन थी अब ग्रेटर देन हो जाएगा, यहाँ से सारे पॉइंट वॉइंट हटाते तो नीचे आता कितना, 1 2 3 4, इसको हटाएंगे तो ठीक है। अब इसमें ऊपर नीचे इंटरचेंज के, यहाँ भी इंटरचेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, नीचे 5 आ गया, इसको से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, ये आ गया 2000, फिर 23 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9n-21 इज ग्रेटर देन 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 0 0 0। अब 21 दोनों तरफ प्लस होगा तो 4 6 0 2 1। अब n को जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है पॉइंट में, हमने अब यहाँ भी सेम बोला है कि कितनी टर्म्स के बाद, तो इसके जस्ट बाद जो बड़ा नेचुरल नंबर होगा वो है 5114,
तो वो एन नॉट की वैल्यू आ गई, यानी कि आफ्टर इतनी टर्म्स हमने निकाल लिया। कहीं तो पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन की वैल्यू ये आ गई है, खत्म बात। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, मेरे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे एन निकाल ही क्यों रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है, हम सीधा ये निकाल सकते हैं। तो ये भी मैं कंफर्म करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे को भी डाउट हुआ, मैंने सर से पूछा, सर ने बोला कि हाँ बाद में बताऊंगा। तो अभी पढ़ लो बस, ऐसे ही है, बाकी कुछ जो होगा मैं बता दूंगी देख के। अब अगला, ये सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम ही है। एग्जाम्पल 2.1.5, इसका ये ए पार्ट था, फिर ये इसका बी पार्ट है, और ये कुछ नहीं है, टुच्ची चीजें छोड़ सकते हो, कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या बोल रहा है एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये बताओ कि कितनी टर्म्स के बाद ये डिस्टेंस गारंटीड है। अब पहले क्वेश्चन में एप्सिलॉन की वैल्यू उसने हमें ये दी थी 0.01, दूसरे क्वेश्चन में उसने कुछ बोला था जिससे हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ये निकाली थी। तीसरे में बस इतना कह रहा है कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी है, बस इतना ही है कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। अब आगे तुम n की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे अगर हमें एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पता है तो आंसर में एप्सिलॉन कांस्टेंट की तरह ही आएगा ऐसे। ठीक है, इसको सॉल्व करना देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा हुआ है, लेकिन यहाँ से आंसर स्टार्ट नहीं करना है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो पहले हम लेट लेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी है, उसने बोला क्वेश्चन में, तो हमें क्या निकालना है, एक ऐसा एन नॉट निकालना। उसने बोला ना कितनी, आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ भी एन ही निकालना है। हमें एक ऐसा एन निकालना है जो ये सेटिस्फाई करे कंडीशन, और उसकी वैल्यू, इनका जो डिस्टेंस है आपस में, वो एप्सिलॉन से कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे वही एन की वैल्यू 3 से बड़ी आ गई अगर हम इस वाली कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब आगे वाले पार्ट में कैसे करना है, मतलब यहाँ पे तो फ्रॉम पार्ट ए वी नो कि इसकी वैल्यू 3 से बड़ी, क्योंकि हमने ऊपर सॉल्व किया था। लेकिन हम नए क्वेश्चन में हमेशा पहले ऐसे निकाल के दिखाएंगे कि भाई एन की वैल्यू 3 से बड़ी है या उसके बराबर है। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है हमारा एन नॉट निकालना है, कि हम एन नॉट निकालेंगे जो कि नेचुरल नंबर है, और n इज ग्रेटर देन एन नॉट, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तो गलत लिखा है, ये गलत है। ऐसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि n की वैल्यू एन नॉट से बड़ी है। तो यानी कि कंडीशन क्या है भाई, 20, ये किससे कम है, ये एप्सिलॉन से कम है, तो ये कंडीशन आ गई। अब इसमें एक चीज है, हमें पता है कि 23 जो है वो 27 से कम होता है। तो अगर हम यहाँ पे 23/9n लिख रहे हैं, तो वो 27/9n-21 से कम ही होगा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ना और ये वैल्यू छोटी है, तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी चीज, हमें ये पता है कि अगर हम ये जो -21 है, -21 -27 से बड़ा है, माइनस में वैल्यूज, ये वैल्यू बड़ी है ना इससे, तो अगर हम यहाँ पे -21 लिख रहे हैं और यहाँ -27 लिख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन, कब गया है ये, पहले ये कैसे लिखे हुई है, ऐसे है ना, ये 9n-21 अपॉन इसके 1 है, 9n-27 अपॉन में इसके 1 है। अगर हम 1 को ऊपर लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, दोनों तरफ यही करेंगे, तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगी। तो वही किया है इसने यहाँ पे, वही किया है यहाँ पे, हमने इसका वो कर दिया, 1 ऊपर ले गए, बाकी नीचे आए, इनइक्वालिटी यहाँ से ऐसे चेंज हो गई। और फिर क्या किया, इस पे 23 ऊपर लिख दिया, क्योंकि 23 और यहाँ 27। तो अब ये चीज जो है, अगर इस 23 और 27 को हटा दे और यहाँ पे 1 है, तो ये चीज तो पहले से ही लेस देन ऐसे ट्रू है ना, यहाँ से देख लिया। तो हमने किया क्या है, बस यहाँ पे 23 लगा दिया और यहाँ पे 27 लगा दिया, और उसमें भी 23 जो है वो छोटा ही है, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से छोटी हो जाएगी। ठीक है, और हमने ये किया क्यों है, क्योंकि ये जो 23/9n-21 है ना, इससे हमें कोई एक बड़ी वैल्यू चाहिए, बस इसलिए किया है, और यहाँ पे वो वैल्यू आ गई है। इसमें भी लेकिन मेरे को डाउट है कि हम श्योर कैसे हैं कि ये वैल्यू इससे बड़ी ही होगी, क्या पता छोटी हो, और या मतलब कोई श्योरिटी थोड़ी है। तो सर ने बोला कि बेटा बाद में बताएंगे, इसका भी सर ने बताया नहीं है, तो अभी बस मुझे इतना पता है, उतना बता रही हूँ। उसके बाद अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू तब चैनल से कम है, हम ऊपर इसी को देख रहे थे, लेकिन ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। हाँ, डाउट मेरे को यहाँ है, अब ये वैल्यू इससे बड़ी है ना, जैसे मान लो मैंने बोला 2 is less than 3, फिर मैंने बोल दिया, या फिर 2 नहीं, 20 is less than 30, फिर मैंने बोल दिया
20 इज लेस देन 40, यानी कि तुम ये समझो ऐसे कि मैंने बोला है ये जो है ना इसकी वैल्यू 20 है और ये 30 से कम है ना कम। अगर मैं इसको 20 मान लूं, इसको सपोज करो इसकी वैल्यू 20 ही आए, सपोज इसकी वैल्यू 30 ही आए और एफ फाइनल की वैल्यू 40 हो, और हमने बोल रहे हैं कि भाई 20 जो है वो 30 से कम है, यहाँ पे हमने बोली ये चीज की ये लाइन में। उसके बाद हमें ये पता है कि ये वाली वैल्यू जो है ना वो एफ फाइनल से कम है, तो 20 जो है एफ फाइनल की वैल्यू 40 उससे कम तो है ही, लेकिन अरे यार इसको 50 करना चाहिए, सॉरी हाँ 50 मान लो 50, इसकी वैल्यू 50 है। फिर हम ये कह रहे हैं कि एज दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये वाली वैल्यू ये जो है ये भी एप्सिलॉन से कम ही होगी, लेकिन ये श्योर कैसे है, क्योंकि अगर हम इसकी वैल्यू सपोज 50 आ गई तो 50 इज लेस देन 40 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब ये हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, बस है नहीं ऐसा कि इसकी वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 20 है। पर हम ये कैसे, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो बड़ी है ना। अगर हम ऐसा होता कि भाई अगर ऐसा बोलते कि 23 से हमने कोई छोटी वैल्यू ढूंढी है, कि सपोज 21/9 n - 18 ऐसा कुछ होता। अब ये वैल्यू नहीं, सॉरी कुछ भी मान लो, मतलब अरे यार ये वैल्यू कैसे है ये ऐसे हाँ मैंने लिखा 21/9n - 21। अब ये जो वैल्यू है ये तो इससे छोटी है, तो उसके लिए तो हम बोल सकते थे कि अगर कोई a वैल्यू है तो वो b वैल्यू से, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है और a हमारा c से भी, a जो है वो हमारा c से छोटा है, हाँ मैंने ऐसा लिखा कि a की वैल्यू b से बड़ी है लेकिन a की वैल्यू c से छोटी है, तो हम बोल सकते हैं कि b की वैल्यू भी c से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि a से भी तो कोई वैल्यू कम है, वो a से वैल्यू b कम है, तो b और c वो हो गया। लेकिन यहाँ तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि a की वैल्यू जो है वो b से कम है और a की वैल्यू जो है वो c से भी कम है, तो हम बोल रहे हैं कि b की वैल्यू भी c से कम होगी, जो सर ने ये करवाया है। तो मेरे को तो समझ आया नहीं, बाकी पता नहीं अब तुम्हें जो मैंने ये पिछले समझाया समझ में आया नहीं आया, लेकिन बस कुछ करके मतलब किसी तरीके से हमें कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में, एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी उसमें कोई एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो इससे बड़ी होगी, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी ही तो है। और फिर ऐसे लिख देना है कि अगर ये इससे छोटा है तो ये बी से छोटा होगा। कारण जो है सर ने बताया नहीं अभी तक। और ये हम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमारा सिंप्लीफिकेशन होता है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कैसे? अगर हमने ऊपर 27 बना दिया, यहाँ 27 है, यहाँ 9 है, तो हम पूरे में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जैसे 3 9 जा 27, और यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो 9n - 3 ये हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन। 9 से 9 कट गया, 3/n - 3 आ गया लेस देन एप्सिलॉन। हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसको पहले अब ऊपर नीचे कर देंगे, n - 3/3 आ गया ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। क्या किया? ऊपर नीचे इंटरचेंज करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कर दिया। अब एप्सिलॉन को अब यहाँ से 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, n - 3 ग्रेटर देन 3/एप्सिलॉन, और n इज ग्रेटर देन 3/एप्सिलॉन प्लस 3। तो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई? ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 3 1 प्लस एप्सिलॉन प्लस 1। ठीक है, और वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3 + 3 एप्सिलॉन आ चुका है। ठीक है, बस ऐसे ही करनी है। मतलब बेसिकली ये पता है ये क्यों बनाई है, ये वाली वैल्यू सिर्फ इसलिए बनाई है जिससे कि हम इसको आगे सॉल्व कर सके, सिंप्लीफाई। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालने चलते ना तो हमारी वैल्यू पॉइंट में आती। कैसे? 23, जैसे इसको हम ऐसे लिख देते हैं ना, 9n - 21/23 इज लेस देन 1/एप्सिलॉन। फिर 9n - 21 इज लेस देन 23/एप्सिलॉन, और फिर 9n is less than 23/एप्सिलॉन प्लस 21, और फिर ये 9 भी डिवाइड होएगा। तो इसका हम पहले तो एलसीएम लेते, 23 + 21 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, और नीचे 9 मल्टीप्लाई होता, तो n की ये वैल्यू आती। फिर इसको मतलब ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बस हमने यहाँ पे ये किया है, लेकिन हम ये बोल कैसे रहे हैं कि ये वैल्यू भी इससे छोटी होगी, वो डाउट है बीच में।
तो बेसिकली मतलब कोई ना ऐसी वैल्यू बनानी है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उससे कोई एक ऐसी वैल्यू बनानी है जो इससे तो इस वाली जो वैल्यू है ना इससे तो बड़ी हो, लेकिन सिंप्लीफाई हो जाए जिससे कि हमारा क्वेश्चन, बस ऐसे कोई वैल्यू बनानी है। एक और क्वेश्चन बेस का वो समझाऊंगी, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये कुछ आगे का है, पहले ये वाला क्वेश्चन निकाल देती हूँ। हाँ, अब इससे पहले ना एक और क्वेश्चन है यार, वही करा देती हूँ पहले, वरना समझ नहीं आएगा फिर। हाँ, अब ऊपर तो हमें ना ये चीज दी हुई थी हर क्वेश्चन में कि भाई ये लिमिट है ऐसे, फिर हमें यहाँ पे कोई ऐसी n की वैल्यू निकालनी होती थी हर बारी की, n की वैल्यू निकालो जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0.01 है, n की वैल्यू निकालो जब इसकी वैल्यू 0.005 है, या फिर जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू दी होती थी और फिर n की वैल्यू निकालते थे, और ये हमें ऑलरेडी गिवन था। इसमें क्या है, इसमें हमें प्रूव ही करना है कि भाई प्रूव करो कि ये सेटिस्फाई है, या मतलब ये लिमिट ऐसे एग्जिस्ट करती है। उसके लिए हमने क्या देखा था, ये वाली स्टेटमेंट, कि ये कब सेटिस्फाई करेगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, ऐसे दो वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी n, उस बीच में ये कंडीशन होगी और ये ट्रू होगा। तो बस वही करना है इस क्वेश्चन में। कैसे, ऐसे कि पहले हम बोलेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमने n नॉट निकाल लिया है, जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, सच दैट n नॉट इज ग्रेटर देन 3.3/3 प्लस 3। अब ये हमने कैसे निकाला, जो इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें यही तो किया था हम लोगों ने, हमने इसकी एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी ली थी और वहां से फिर हमने n की वैल्यू निकाल ली थी। तो पेपर में ये पूरा स्टेप करके दिखाना है, यहाँ से ऐसे शुरू होना है, यहाँ तक जाना है, फिर ये लिखना है इतना, ये रफ पार्ट है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिख सकते हैं, ये नीचे वाला सेक्शन इसे रफ में कर सकते हैं और फिर यहाँ पे n की वैल्यू निकाल देनी है। तो ये पहले पूरा करके दिखाना है, तो मतलब कितने नंबर का उस पर डिपेंड करता है, खैर ये भी है। तो यहाँ पे हमें निकाल के दिखाना, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं ना, तो ऐसे इसको पहले निकाल के दिखाना है कि n नॉट की वैल्यू ये है भाई, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 भी है। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई हैं कि n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 3/3 प्लस 3 है और n इज ग्रेटर देन 3 है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 3 को पहले माइनस कर दिया, यहाँ से 3 हट जाएगा, ये बच जाएगा, यहाँ से माइनस किया 0 आ जाएगा, और फिर n-3, इधर हम 3 को नीचे लेके चले गए, तो n-3/3 ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन और n-3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो ये n-3 है ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब पहले तो इसको हमने वो कर दिया है, क्या बोलते हैं, हाँ, n-3 उसने बोला ग्रेटर देन 0 है, तो हमें पता है ये चीज कि अगर इसको हम 3n-3 लिखना चाहें तो हम ये नॉर्मली नहीं लिख सकते, क्या पता n की वैल्यू 3 ही हो, तो ये 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा, पर हमारे पास कंडीशन है कि n-3 इज ग्रेटर देन 0, यानी बेसिकली सिर्फ ये करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि n की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो हम इसको नीचे लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो इसको हम नीचे लेके चले गए, इसको ऊपर ले आए, 3 को ऊपर ले आए, इंटरचेंज हो गया, तो ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो गई और एप्सिलॉन आ गया। फिर बस इसमें क्या करना है, कुछ भी करके जो ये वैल्यू थी ना 3, ये वैल्यू जो थी इससे हमें ये वैल्यू बनानी है। मतलब जैसे जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि ये जो वैल्यू निकल के आई थी उसको तोड़ मरोड़ के कुछ करके ऐसे वैल्यू बनाई थी, इसमें उल्टा करना है, यहाँ पे वैल्यू आ गई है, इसमें कुछ कर करके और ये वाली वैल्यू लेके आनी है, ऐसे वाली वैल्यू, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 9 से 27 अपॉन 9n-27 लेस देन एप्सिलॉन। और उसके बाद फिर हमने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था ना कि एज दिस इज ग्रेटर देन ये वो फलाना दिखाना, मतलब सीधा नॉर्मली ये लिखा था कि हाँ भाई इससे हमने एक बड़ी वैल्यू निकाल ली ये, और अगर ये छोटा इससे ये भी छोटा होगा, तो बस यहाँ भी ऐसे ही किया है कि अगर ये वैल्यू है तो फिर ये वाली वैल्यू भी इससे छोटी ही होगी, और अगर ये इससे छोटी है तो हम लिख सकते हैं कि इसको मतलब फिर और सॉल्व कर लिया कि 9n-23 ऊपर नीचे 6n से प्लस कर दिया, 9 को अलग तोड़ दिया, 14 को अलग तोड़ दिया, ऐसे करके लिख दिया इसको, और फिर ये इसको भी अलग कर दिया और ये बना दिया, और ऐसे आंसर लिख दिया। मेरे को पता है बहुत कंफ्यूजिंग है, एक बार में समझ में नहीं आएगा
क्योंकि जब तक ऊपर वाले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे ना, नीचे वाला ये समझ में आएगा ही नहीं। इसने बस जो भी किया था ना ऊपर, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम बेसिकली कि इस वाले क्वेश्चन में तो ये कर रहे थे कि पहले यहाँ पे n की वैल्यू 3 से बड़ी आ गई है, इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई है, फिर इससे घुमा फिरा के कुछ ये बनाया था हमने और उसको हम सॉल्व करते करते n की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे पहले ही n की वैल्यू निकालनी है कि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो n की वैल्यू ये हो जाएगी और फिर इसको घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के ऐसे लिख जाना है। पहले एक बार ये वाले क्वेश्चन, सिर्फ ये 3 पार्ट ए बी सी है ना, ये ट्राई करना, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आना, फिर समझ में आएगा। बाकी कुछ अगर इसका थोड़ा और कोई आसान तरीका या जुगाड़ कुछ हुआ तो मैं समझने की कोशिश करूंगी, तो मैं समझा दूंगी बाद में, लेकिन अभी ऊपर वाली ट्राई करने की कोशिश करना ये। अब एक और एग्जांपल है ऐसा ही, वो बताती हूँ। वो क्या है, हमें यहाँ पे लिमिट दी है, फिर बोल रहा है कि कितनी टर्म्स के बाद गारंटीड है कि इसका और इसका जो डिस्टेंस है वो 0.01 से कम नहीं होगा। तो वही है, एप्सिलॉन की वैल्यू इतनी दे रखी है, इनका डिस्टेंस यानी कि ऐसे लिख देंगे, फिर वही है, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे वैल्यू लिख देंगे और लेस देन 0.01। अब यहाँ पे हमें पता है ये जो माइनस आया है, ये माइनस, इस मतलब इस माइनस को हम हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि मोड लगा हुआ है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस पॉजिटिव है तो 4n + 15 आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ऐसे करके हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n इज इक्वल टू 404। n की वैल्यू 404 कैसे आई है कि निकालते हैं, इधर हो जाएगा, हाँ इधर जाएगा। n की वैल्यू 404 ऐसे आई है कि ये ऐसे दी हुए है ना हमारे पास कंडीशन, तो हमने क्या किया, n² और ये 400 को उस तरफ ले गए, -400 और इजी ये ग्रेटर देन 1500 और 5 को इस तरफ ले आए, -5 हो जाएगा। तो ये 400n है, अगर हम n को कॉमन लेंगे यहाँ से, यार ये सही सही नहीं हो रहा, हाँ 400n, ठीक है। ये n कॉमन लेंगे, -400 और ये हो जाएगा 1495, ठीक है। तो बस हमने एक तरीके से यहाँ पे ये किया है, देखो ये है 404 और मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू दी है ना, जैसे 404 400 दी हुई है, तो ये वैल्यू बड़ी तो होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू, अगर n की वैल्यू 400 से कम होगी, 300 समथिंग होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। तो 400, अगर n की वैल्यू 400 के बराबर है तो ये 0 बन जाएगा, 0 भी नहीं हो सकता। तो क्योंकि n हमारा नेचुरल नंबर है ना, n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो n की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और n की वैल्यू ना नेगेटिव में हो सकती है, तो n की वैल्यू 400 से बड़ी ही तो होगी ना। तो पहले n की वैल्यू 401 रख के देख लो, 401 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 401 और 401 में से 400 गया तो बचेगा 1, उससे तो ये इससे बड़ा नहीं आया। फिर n की वैल्यू 402 रख के देख लो, 402 रख के देखेंगे तो 402 और 402 में से 400 गया तो 2 बचेगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 804, 804 इससे बड़ा नहीं है। अब n की वैल्यू 3 रख के देखेंगे, मतलब n की वैल्यू 403 रख के देखेंगे, उसमें भी नहीं आएगा, उसमें भी नहीं आएगा मतलब। उसके बाद n की वैल्यू अगर हम 404 रखेंगे तो 404, और जब 404 को 400 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 16। अब ये वैल्यू तो इससे बड़ी है ना। 3 में दिखाती हूँ, 3 में नहीं आएगा, जैसे 403 रखा तो यहाँ 3 रखा तो ये आएगा 4 12 09, तो अब 1200 बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 404 रखी, ये वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि n की जो वैल्यू है वो हम 404 रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यानी 1614 इज ग्रेटर देन, ये भी है, यानी कि n की वैल्यू 404 से बड़ी है, 404 पे यही सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इसके बाद हर वैल्यू 405 406 हर किसी में सेटिस्फाई हुआ ही, तो n की वैल्यू इससे बड़ी होगी ही। अब हमें पता है कि n नॉट की वैल्यू इससे बड़ी है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा हमारा कि भाई, ये कर दिया, हाँ मतलब एन नॉट की वैल्यू आ गई है कि एन नॉट की वैल्यू 404 से बड़ी है, और इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है,
जैसे ये वो वाली कंडीशन ना ए एन माइनस एल, और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी एप्सिलॉन से कम है, वैसे ही हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये लिमिट तो एग्जिस्ट करती है और ये लिमिट एकदम सही है। नहीं यार क्या, तो सॉरी गलत बोल गया मैंने। एन की वैल्यू 404 आ गई, हमसे उसने हमसे ही पूछा था कि कौन सी टर्म के बाद डिस्टेंस ये होगा, तो हमें एन तो निकालना था, हमने एन निकाल दिया 404। जस्ट सबसे बड़ा 404 है, तो एन की वैल्यू है 404, यानी कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर 404th टर्म के बाद जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो आ जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट सेम कि देयरफॉर आफ्टर 404th टर्म वी आर गारंटेड, जो भी है वी आर गारंटेड दैट दिस इज विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस, जो भी है ठीक है, बस ये हो जाएगा। ऐसे ही उसमें यही सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या हो गया है भाई 3 डेसिमल प्लेस बोला है, भाई सब फालतू लैंग्वेज बोल ली है। एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 होगी, कैसे मेरे को डाउट ही है खुद ही, और बस ये वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पे 0.005 हो जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम ये 0.005 पुट कर देना, इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पे जैसे ये सेट बन के आइए, वैसे यहाँ पे n की वैल्यू कॉमन लेके देखना। अब n की वैल्यू यहाँ पे 8000 से बड़ी ही होगी, तो हम एक बार 8001 8002 करके देखें, इसकी वैल्यू 8004 आई है, तो n की वैल्यू 8004 हो गई, तो यहाँ पे भी हमारी n की वैल्यू निकल गई है। वैसे कुछ नहीं है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। फिर जो थर्ड वाला है सी पार्ट, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना सी पार्ट, वही सेम है इसमें कि पहले तुम ऐसे एन की वैल्यू निकालनी है, ऐसे करके वही सेम है। इसको एक बार ट्राई करके देख लेना, और फिर वही है टू, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इसको प्रूव करना है ऐसे ही। पर ये भी ट्राई मत करना इस वाले को, चाहे जो ऊपर पहले फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और इसके 3 पार्ट, वो सारे सेम, बस उसमें वैल्यूज अलग अलग हैं। ये ट्राई करके देख लेना, ये हो जाए तब तक मैं इस वाले को पढ़ूंगी अभी कि इसका कुछ तरीका वरीका है या नहीं है। और आगे अभी रहने देते हैं, पहले इतना कर लेना, कोई अगर समझ में ना आए ना कुछ तो बता देना, मैं वो कर दूंगी दोबारा से थोड़ा और आसान क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है भाई, समझ तो आता नहीं मुझे इसमें ज़्यादातर। पर अगर कुछ समझ में ना आए तो बता देना, उसको दोबारा और अच्छे से समझा दूंगा। अभी इतना कर लो, बाकी इसके और क्वेश्चन मैं देखूंगी पीआईक्यू वगैरह में, इसी सेम तरीके से जैसे सॉल्व होते हैं वो